नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं व्याकरण में शब्द रचना, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है हिंदी साहित्य में, उसको हम जानते हैं। अभी तक व्याकरण में हम लोग पढ़े थे वर्णमाला, संधि और संधि का कुछ भाग छूटा है। इसके बाद शब्द रचना, शब्द रचना में हम लोग देखेंगे कि एक शब्द का निर्माण साहित्य में कैसे होता है। किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में शब्द की रचना या शब्द निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शब्द के भाषा का विकास हो ही नहीं सकता। जैसे भाषा है तो भाषा उसको कहते हैं जिसको किसी भी बोली का रूप भाषा में परिवर्तित हो जाता है। भाषा पिछले वीडियो में बताए थे कि भाषा के विकास में भाषा तीन प्रकार की होती है। एक होती है सांकेतिक भाषा, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। तो ये सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा में, सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा में हमारा जो भाषा के विकास में हमारा जो क्रम होता है उसी में हम आगे देखेंगे। भाषा, भाषा के विकास में जब हम चलते हैं तो उसमें देखिए, भाषा है, भाषा में हम देखेंगे कि किसी भी भाषा को तीन रूप में जानते हैं। तीन रूप में, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है सांकेतिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हम संकेत द्वारा, मौखिक मतलब मुख द्वारा, ध्वनि द्वारा, फिर एक होता है लिखित। उसी लिखित क्रम में आता है शब्द। देखिए, भाषा के विकास में पहला है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। फिर उसी दूसरे में है ये मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और फिर आ जाती है तीसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा। जो संकेत के माध्यम से हम समझते हैं, जो संकेत के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप रोड पे जाते समय देखते हैं संकेत का चिन्ह बना होता है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे कहाँ से टर्न लेना है, हमको कितना दूर जाना है, किधर घूमना है, ठीक, ये सब सांकेतिक भाषा होती है। उसी क्रम में आता है एक मौखिक भाषा, जिसको हम अपने मुख के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के संवाद करते हैं। और इसमें जो है मौखिक भाषा को हम ध्वनि कह सकते हैं। भाषा का विकास हो जाता है ध्वनि से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला में बताया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जो ध्वनि के माध्यम से हम, मौखिक मतलब उसको हम लिखते नहीं है, एक दूसरे से संवाद करते हैं मुख के द्वारा, भाषा के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। एक आदमी बोलता है, हम उसको समझते हैं, हम बोलते हैं, वो समझता है। ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। एक हो गई लिखित भाषा। इसी का वर्ण, जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं, उसको हम लिख देते हैं, तो वही क्या हो जाती है? लिखित भाषा। और लिखित भाषा को हम वर्ण के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी भाषा में वर्ण का विकास होता है। किसी भाषा में किसका विकास होता है? वर्ण का। देखिए, संकेत हुआ, ध्वनि हुई, फिर इसके बाद वर्ण हुआ। वर्ण से ही किसी भाषा का विकास होता है। संसार में जितनी भाषा होती हैं, सबका अपना अपना वर्ण होता है। जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुई, फिर इसके बाद इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ,
चाहे जितनी भाषा हुई, सबका अपना अपना वर्ण होता है। बिना उस भाषा के वर्ण के विकास से उस भाषा का विकास हम कर ही नहीं सकते, उसको हम बोल ही नहीं सकते। जैसे मान लिया गया वर्ण में, जैसे इंग्लिश में मान लेते हैं हम ए, तो ये ए को माना गया। अब पूछेंगे ए कहाँ से आया, इसका कोई उत्तर नहीं है। ए को मान लिया गया कि ए है, का को मान लिया गया का है, खा को मान लिया गया खा है, गा को मान लिया गया गा है, घा को मान लिया घा, ये माना गया है। ये पूछेंगे ये कहाँ से आया है, तो ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, इसका निर्माण हिंदी में बात करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे, तो व्याकरणाचार्यों ने अपने मत, अपने व्याकरणाचार्य जो हुए वे अपने मत और अपने द्वारा जो दिया गया संस्कृत से, और उसके बाद हिंदी में आया है। संस्कृत से माहेश्वर सूत्र से आया है, माहेश्वर सूत्र से जितनी भी वर्णमाला आए हैं सब हिंदी में आए हैं। ठीक, इसके बाद हो गया क्या, लिखित भाषा। इसी लिखित भाषा को हम कैसे समझें आगे, इसी का नाम अब आज का चैप्टर है शब्द रचना। क्या, शब्द रचना। एक शब्द का निर्माण, एक शब्द का निर्माण किससे होता है, ठीक, कैसे होता है शब्द का निर्माण, इसको हम समझेंगे। जैसे हम का बोले, का शब्द नहीं है, का क्या है, वर्ण है। का क्या है, वर्ण है। हम का बोल दिए तो का कोई शब्द नहीं है, का क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये हम लिखाए हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर हम बोल दिए क, तो क क्या है, वर्ण है। ठीक, अभी क्वेश्चन आया था आपका इसमें, हमेशा पूछता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन। स्वर किसे को, ये सब बताया गया है। स्वर किसको कहते हैं, तो स्वर उसको कहते हैं जो अबाध रूप से चलता है, जिसमें कोई बाधा नहीं आती है ना, जिसका उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अबाध, जो बिना बाधा के चलता है वही क्या होता है, स्वर होता है। स्वर के निर्माण में किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से चलता है। संस्कृत में उसी का सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। लेकिन आप वर्ण की बात, व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक, ये अबाध होता है, इसी को संस्कृत में अच कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन को कहते हैं हल। व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक, इसी जो अबाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के जिसका निर्माण हो जाए, जिसके उच्चारण हो जाए, वही क्या होता है, स्वर होता है। जिसमें बाधा उत्पन्न होता है, ये व्यंजन जो है हमेशा बाधित रहता है, अगर स्वर साथ नहीं रहेगा तो ये रुक जाएगा, इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा व्याकरणाचार्यों विद्वानों ने बना दिया कि जो स्वर की सहायता से चलता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, आइए अब शब्द रचना पे बात कर लेते हैं। शब्द रचना, किसी भी भाषा में शब्द का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। उस भाषा के विकास में शब्द का जो है भूमिका बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसकी परिभाषा, ये परिभाषा बार बार पूछा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये वर्ण है, इसी के सार्थक समूह, निरर्थक नहीं, सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा हो गई शब्द की, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलिए पानी, हम बोले पानी, जैसे पानी, पानी मतलब क्या होता है, जो जल होता है उसको पानी कहते हैं। लेकिन इसी में हम बोल दिए वाणी, पानी, वाणी, वाणी मतलब कुछ नहीं, वाणी मतलब होता है जबान, जो हम बोलते हैं। लेकिन वाणी, रोटी, सोटी, रोटी, देखिए एक है रोटी और एक क्या है, सोटी। ठीक है, लेकिन रोटी क्या है, रोटी अपने आप में एक सार्थक शब्द है, लेकिन सोटी क्या है, सोटी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसकी परिभाषा दिया गया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द रचना, शब्द रचना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अभी बोले हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए। ठीक, जो वर्ण है, जो वर्ण है
वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसी को वर्ण कहा जाता है। ये नहीं कि सार्थक ना हो, मतलब निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, अभी बताए हैं हम, जैसे रोटी, रोटी का देखिए, जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में बताया गया है, आप वीडियो देख लीजिएगा, संधि में बताया गया है कि रोटी अगर है तो रोटी में आप जाएंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। अगर हम वर्ण को अलग अलग कर देते हैं, अगर वर्ण को हम अलग अलग कर देते हैं तो उस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देखिए र में हलंत लगा दिए, ये किसकी मात्रा लगी है? ओ की, तो ओ लिख दिए। ट में हलंत लगा दिए, ये किसकी मात्रा है? दीर्घ ई की। देखिए, जब ये वर्ण अलग अलग हो गया इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक वर्ण है। ठीक, लेकिन यही वर्णों के सार्थक समूह, जब इसका समूह बन गया तो इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक शब्द का निर्माण एक भाषा का निर्माण कर देता है। ठीक है, एक भाषा में अगर शब्द बन गया तो भाषा उत्पन्न हो गई, हम उसको बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यहां समझिए कि भाषा तीन प्रकार की होती है। एक होता है, भाषा के रूप होते हैं तीन, एक होता है मतलब सांकेतिक भाषा, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। ठीक, लिखित भाषा में हम जितनी चीज लिखते हैं वो लिखित भाषा में होती है। जितना भी चीज हम लिखेंगे वो किसमें जाएगी? लिखित भाषा में। ठीक, अब देखिए, इसी में फिर हम बात कर इसी में हम बात कर लेते हैं। फिर इसी में हम बात करते हैं। देखिए, देखिए शब्द रचना। अब शब्द के भेद होते हैं, शब्द के दो भेद बताया गया, बहुत बार पूछता है शब्द के दो भेद, बार बार पूछता है क्वेश्चन, शब्द के कितने भेद? शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है, यहाँ रचना करने के बाद भेद डाल दीजिए, हेडिंग मान लीजिए डाल देते हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है क्या? सार्थक शब्द। एक हो जाएगा क्या? सार्थक शब्द। और एक हो जाएगा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। क्वेश्चन पूछता है शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। ठीक है, शब्द के दो भेद, एक सार्थक एक निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक और निरर्थक में निरर्थक, निर्जुल अर्थ सही है। एक सार्थक एक निरर्थक शब्द। जब सार्थक और निरर्थक शब्द में देखेंगे तो इसकी कोई बातें हम नहीं करते, इसको हम निरर्थक मतलब इसका जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे अभी हम बताए हैं, जैसे कपड़ा। कपड़ा एक सार्थक शब्द है, लेकिन ओपड़ा क्या है? ओपड़ा नहीं बोलते हैं गांव मैंने, हम लोग बोलते कपड़ा ओपड़ा, कपड़ा ओपड़ा, लेकिन कपड़ा एक शब्द है लेकिन ओपड़ा कोई शब्द नहीं। इसलिए ये जो निरर्थक शब्द होता है इसका कोई माने नहीं होता है साहित्य में। ठीक, किसी भी भाषा में निरर्थक शब्द में कोई माने नहीं रखता, किसी भी भाषा में निरर्थक शब्द का कोई माने नहीं होता है। इसलिए हिंदी भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं,
एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। जब सार्थक और निरर्थक की बात हम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ निरर्थक का चर्चा नहीं करेंगे। तो सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक प्रयोग के आधार पे, एक रचना और बनावट के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, और एक होता है उत्पत्ति के आधार पे। प्रयोग, रचना और उत्पत्ति। ठीक, इसी तरह बात, सार्थक शब्द के भी तीन भेद हो जाते हैं। इस सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। देखिए, सार्थक शब्द के तीन भेद होते हैं। एक प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। फिर एक है किसके आधार पे? रचना या बनावट के आधार पे। एक है प्रयोग के आधार पे, एक है रचना या बहुत बार पूछता है ये बनावट के आधार पर। ठीक, एक प्रयोग के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर, एक है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, एक है प्रयोग के आधार पर, एक है रचना या बनावट के आधार पर, एक है क्या? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो सार्थक शब्द के तीन भेद, प्रयोग, रचना और उत्पत्ति। ठीक, सार्थक शब्द के कितने भेद? तीन भेद है। क्या? पहला प्रयोग के आधार पर, फिर क्या है? रचना के आधार पर, फिर क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए यहां तक बात समझ में आई। सार्थक शब्द के कितने भेद? तीन भेद होते हैं। सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। बहुत पूछेगा, यहां से पूछेगा, प्रयोग, रचना और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद। प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक क्या होता है? विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद मुख्यतः होते हैं। एक होता है विकारी, एक अविकारी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद होते हैं। एक होता है क्या? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, रूढ़ पहला, दूसरा है यौगिक, यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ है। सब बताया जाएगा, पहले यहां ध्यान दीजिए आप। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत् 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 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। ठीक, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। चार माने गए हैं ये उत्पत्ति के आधार पे चार भेद। तत्सम, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। और एक पांचवा भेद मानते हैं कभी कभी, नोट्स में लिखिएगा इसको, संकर शब्द। क्या? संकर शब्द। ठीक, पांचवा भेद। लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? चार। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए शब्द के भेद कितने होते हैं? दो, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक को यही हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है किसका नंबर? सार्थक शब्द के कितने भेद? तीन। प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।
ठीक। इसमें प्रयोग के आधार पे शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? दो। और रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। और उत्पत्ति के आधार पे मुख्यतः चार भेद होते हैं। कहीं कहीं पांचवा दे देता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द दे देता है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पे जो दो भेद होते हैं उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर इसके बाद रचना या बनावट के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पे जो भेद होते हैं, तत्सम शब्द, देशज शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं, एक पांचवा माना गया। लेकिन इसी क्रम में हम देखेंगे, आपको देखेंगे कि प्रयोग के आधार पे, प्रयोग, हम शब्द का प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसके चार भेद होते हैं। जो चार भेद हैं विकारी, उसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। फिर इसके बाद क्या है? क्रिया, विशेषण। दो कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और चौथा क्या है? विशेषण। ठीक, यही चार भेद जो है ये विकारी हैं। क्या है? विकारी। देखिए, जो विकारी शब्द है प्रयोग के आधार पे, वो कितने होते हैं? चार। ठीक, अविकारी भी कितने हैं? चार। कभी कभी दे देगा, कुछ न दे देकर यही दे देगा प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, दो न देकर आठ दे दिया। कितना दे दिया? आठ। चार ये पूछ रहा है, चार ये, चार ये, आठ। तो कभी कभी ये भी पूछता है आठ। प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद? आठ होते हैं। कुल हो जाएगा, कुल कितने भेद? तो कुल कितने हैं? आठ होते हैं। लेकिन उस तरह पूछेगा शब्द के भेद कितने होते हैं मूलतः प्रयोग के आधार पे, तो दो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो। अब देखिए, फिर पहला भेद देखिए, शब्द का सार्थक शब्द में पहला भेद है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, एक क्या होता है? विकारी। देखिए, यही समझ जाइए इसको अच्छे से पहले, और तो बता ही दिए हैं। एक होता है विकारी शब्द, पहला देख लीजिए। विकारी क्या है? विकारी शब्द। और दूसरा भेद जो है अविकारी। क्या है? अविकारी। ठीक, विकारी और अविकारी ना। तो विकार मतलब जिसको, ऐसे शब्द जिसको पढ़ने से कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, इसको मतलब कालक और विभक्ति के आधार पे जिसमें कुछ विकार हो जाता है, जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, जिसमें कुछ बदलाव हो जाए, वही क्या है? विकारी शब्द होता है। ऐसे शब्द जिसमें काल, वचन और कारक से क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द, जिन शब्दों से लिंग, वचन और कारक के आधार पे क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, वही क्या है? विकारी शब्द होता है। पहला शब्द, पहली विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, जो लिंग, वचन और कारक से क्या हो जाए? जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें लिंग, वचन और कारक के जिसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, वही क्या होता है? विकारी शब्द होता है। ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक लगने से उसमें परिवर्तन हो जाता है, वही क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और जिसमें लिंग, कारक, वचन से परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या होता है? अविकारी शब्द होते हैं। वही क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, विकारी शब्द होते हैं मुख्यतः कितने होते हैं? चार। कितना कितना माना गया है? चार माना गया है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम,
तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण व्याकरण का यही मूल है। ठीक, संज्ञा पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होती है, सर्वनाम ये भी जानते होंगे कुछ लोग, क्रिया और विशेषण ये सब क्या है, विकारी शब्द होते हैं। ठीक, संज्ञा पूछता है बार बार विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 विकारी शब्द 4। प्रयोग के आधार पे शब्द के मुख्यतः कितने भेद, 2 कितने होते हैं, 2 विकारी और अविकारी। ठीक, इसके बाद विकारी कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक, और अविकारी होगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, देखिए अविकारी होता है पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक में रहेगा, ये वहां अलग अलग है। ठीक, क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है, दूसरा ये है, तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये कितने हो गए, 4। जो 4 भेद हैं ये क्या हैं, अविकारी। अविकारी के 4 भेद और विकारी के 4 भेद, दोनों मिला के कितने, कुल कितने भेद हो गए, कुल भेद हो गए 8। कुल कितने भेद हो गए, 8। ठीक है, कुल कितने भेद हो गए, 8 न। तो प्रयोग के, देखिए यहाँ क्वेश्चन की कहाँ से बन सकता है, इसमें एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान दीजिए आप। इसमें पूछ सकता है प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, तो प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक, फिर पूछेगा प्रयोग के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, 8। कौन, 4 विकारी और 4 अविकारी। ठीक, इसमें 4 जो विकारी हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। कौन कौन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और क्या है, विशेषण है। फिर इसके बाद जो अविकारी 4 हैं उसमें आएगा आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्या है, विस्मयादि बोधक। इसलिए प्रयोग के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद हो जाते हैं, 8 भेद। अब हम अलग अलग एक एक भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सार्थक और निरर्थक फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसको देखिए जहां तक पढ़ाएं अभी, देखिए भाषा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक में ही ध्वनि और वर्ण, इसके बाद वर्ण का विकास होता है। वर्ण के शब्द रचना होती है, शब्द रचना में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, एक सार्थक समूह, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। उसी सार्थक निरर्थक में अगली बार हम देखेंगे अगला, तो शब्द रचना, शब्द के भेद होते हैं, शब्द के 2 भेद होते हैं, एक हो जाता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक, प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पे शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। नहीं, सार्थक शब्द के कितने भेद, 3 भेद, प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने हो गए, मुख्यतः 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक, विकारी में जाएंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। रचना और बनावट के आधार पे शब्द के भेद हो जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। कहीं कहीं संकर शब्द भी दिया रहता है, कहीं के एग्जाम में 5 भेद मान लेते हैं। ठीक है, इसका हम अलग अलग, सबका अलग अलग चैप्टर है,
अलग अलग हम बताएंगे। फिर इसी क्रम में हम देखे हैं अगला, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दो भेद होते हैं, ठीक। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो, विकारी और अविकारी। कुल कितने भेद होते हैं? 8। इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए, विकारी शब्द में हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसी क्रम में हम देखेंगे, पहला पहला जो हम बात करेंगे, इसी क्रम में किसकी बात करते हैं हम? संज्ञा की, ठीक। जब संज्ञा की बात करते हैं तो उसमें संज्ञा, आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि संज्ञा में हम लोग संज्ञा किसको कहते हैं? विकारी शब्द शुरू करते हैं पहले, ठीक ठीक है। शब्द में पहला शब्द क्या चलता है? प्रयोग के आधार पे, ठीक। अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि एक एक पढ़ते चले जाएं। तो उसी क्रम में संज्ञा, संज्ञा को कहते हैं नाउन, ठीक। नाम, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो उसी संज्ञा या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नाम। क्या होता है? नाम। तो नाम में हम जाएंगे जब, तो देखिए पहला विकारी शब्द में पहला शब्द है, पहला भाग, पहली भाग जो था उसमें क्या है? संज्ञा, ठीक। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कुछ न कुछ नाम हो, ठीक। बेनाम की कोई चीज है ही नहीं संसार में। ऐसा कोई चीज बताइए जो जो बिना नाम के हो, बता दी जाने हम। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कुछ न कुछ, कुछ न कुछ सबका नाम होता है। उसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्याकरणाचार्य ने उसको क्या कर दिया? संज्ञा नाम दे दिया। इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं, ठीक। अब संज्ञा के भेद, ठीक। संज्ञा के मुख्यतः वैसे 3 भेद बताया गया, लेकिन आगे चल के उसका 5 भेद कर दिया गया, ठीक। संज्ञा का मुख्यतः कितना भेद बताया गया? 3 भेद बताया गया पहले, लेकिन फिर आगे चल के उसके कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। तो 5 भेद हम लोग जानते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सभी व्याकरणाचार्यों में इसका भेद अलग अलग। कामता प्रसाद गुरु 3 भेद मानते हैं और वासुदेव नंदन उसका 5 भेद मानते हैं। तो 5 भेद मानना है, वैसे जानते रहिए मुख्यतः 3 भेद हैं, ठीक है। तो संज्ञा के जो 5 भेद हैं, पहले इसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति स्थान, किसी व्यक्ति स्थान और किसी व्यक्ति स्थान वस्तु गुण भाव, ठीक। किसी व्यक्ति स्थान गुण और भाव के नाम को, ठीक। भाव और अवस्था, भाव और अवस्था के नाम को, भाव और अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु गुण भाव अथवा और अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो संज्ञा मतलब एक साधारण सा परिभाषा और जान लीजिए कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को। अब नाम के प्रकार अलग अलग हैं। वो नाम 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक, ठीक। तो इसी क्रम में जैसे संज्ञा के कितने भेद, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं।
लेकिन कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, फिर है जातिवाचक, फिर है भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद माने गए। कितने? 5 भेद माने गए हैं। उसी 5 में देखिए, पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। फिर चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ये 5 भेद किसके होते हैं? संज्ञा के। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5। ठीक, ये जो 5 भेद होते हैं संज्ञा के, वो कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। किसी भी नाम को, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जो अकेला रहेगा उसको व्यक्ति कहेंगे। जो किसी भी समूह, किसी भी जात का, किसी भी मतलब उसका भेद कराएगा, एक जाति का, एक समुदाय का, वही क्या होगा? जातिवाचक। और भाववाचक मतलब जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो क्या होंगे? भाववाचक। एक द्रव्यवाचक जिसमें द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, इसका भाव करा दे, इसका ज्ञान करा दे नाम, वो क्या है? द्रव्यवाचक। और समूहवाचक जिसमें किसी समूह का बोध हो, किसी भी माने एक गुच्छा होता है, एक समूह होता है, उसका बोध होता है, वही क्या कहता है? समूहवाचक। तो नाम अलग अलग हैं, तो जिस नाम से जिसका बोध होता है वही संज्ञा हो जाती है। अगर एक सिंगल नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक, अनेक नाम, उसी नाम से अनेक लोगों की पहचान हो जाएगी तो हो जाएगा जातिवाचक। और एक नाम से जिसमें भावनात्मक जुड़ाव रहता है वो भाव हो जाएगा। उसी नाम को अलग हम ठोस, द्रव, गैस का गणना कर लेते हैं तो हो जाएगी द्रव्यवाचक। और उसी से अगर समूह की बात करते हैं, एक संप्रदाय, एक समूह की बात करते हैं कि फला समूह के साथ इतने लोग हैं ना, एक संगठन की बात करते हैं, तो वही क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो संज्ञा के कितने भेद? 5। लेकिन मुख्यतः पूछेगा अगर, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद? तो 3 होती है। ठीक है, मुख्यतः 3 होता है। ये कामता प्रसाद गुरु माने हैं। ठीक है, तो संज्ञा के अभी तक पूछा है 5 भेद, अलग जाएगा तो 3 भेद पूछेगा, लेकिन 5 वहां नहीं रहेगा, ऑप्शन में 5 नहीं रहेगा, तब 3 रहेगा। ठीक, इसको हटा देगा। अगर दोनों दे देगा तो आप एक जो क्वेश्चन जो कॉमन हो जाएगा, इसका कोई माने नहीं रहेगा। ठीक, 5 और 3 दोनों होता है, कोई 5 मारेगा, कोई 3 मारेगा। ठीक है, कहीं कहीं 5 देता है, कहीं कहीं 3 देता है। इसमें विद्वानों का एक मत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पहला संज्ञा का जो भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है, संज्ञा से क्वेश्चन आता है, हमेशा संज्ञा से क्वेश्चन आएगा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, संज्ञा से क्वेश्चन हमेशा आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द
जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। ठीक, ऐसा नाम, नाम जान लिए, ऐसा नाम जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करा दे। ठीक, जैसे हम बोले पर्वत, हम बोले क्या, पर्वत, पहाड़, तो संसार में जितने पर्वत पहाड़ हैं वो तो साथ आ जाएंगे। लेकिन हम बोले जैसे नदी, तो संसार की जितनी नदी है वो सब साथ में रहेगी। लेकिन हम बोल दीजिए गंगा नदी, तो गंगा एक हो गई। ठीक, एक नाम का प्रयोग हो गया गंगा। तो गंगा मतलब एक व्यक्ति, एक विशेष का नाम ले रहे हैं। ठीक, इसीलिए वो गंगा हो गई, एक विशेष व्यक्ति एक ही का नाम ले रहा है, उसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी, ऐसे संज्ञा शब्द, लिखिए इसकी परिभाषा, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु, एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराए, स्थान और वस्तु का बोध कराए, एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। ठीक, कराए या कराते हैं बात एक है। कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्ति उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, एक व्यक्ति का बोध होगा। ठीक, एक व्यक्ति और स्थान का बोध होता है। ठीक है, जैसे हम इसका उदाहरण, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे बोल दिया, उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण में आप जाएंगे, जैसे बोल दिया राम, श्याम, घनश्याम। ठीक, और बोल दिया सुनील। ठीक, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम बोध हो रहा है। जैसे बोल दिया फिर भारत, देश बोल दिया अगर क्या हो जाएगा, देश में जाएंगे हम तो जाति हो जाएगा। लेकिन भारत बोल दिया, भारत, भारत। ठीक, साइकिल, साइकिल। ठीक, भारत, साइकिल। फिर देखिए उदाहरण, गंगा, क्या, गंगा, गंगा, यमुना, नर्मदा। ठीक, अगर ये नदी दे दिया तब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे दे दिया देवनागरी, देवनागरी, ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देवनागरी। होली, दीपावली। ठीक, होली, दीपावली। मतलब एक लोगों का बोध करा दे, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते समय
व्यक्ति एक विशेष का बोध कराते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, इसमें देखिए पहला अगर देखेंगे दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम जैसे भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश न, देशों के नाम, देशों के नाम में भारत आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक, श्रीलंका, भूटान, ठीक, अमेरिका, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर उसी क्रम में देखेंगे आप समुद्रों के नाम, देखिए समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, ठीक। देखिए इस रटेंगे तो आप मतलब ये समझिए इसको, देखिए व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति का बोध करा दे अगर जो नाम, वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष, ठीक, उसमें कोई वो नहीं कि साथ में लेके किसी ना, एक विशेष का, जैसे बहन, अगर बहन कर दिए बहने, बहने अगर बहन कर दिए भाई बहन, जैसे भाई, तो भाई जितने संसार में भाई होते हैं सबका बोध होता है, लेकिन उसमें कह दीजिए फला नाम लेके, ठीक ठीक, फला भाई, तो क्या हो जाएगा, वो एक विशेष हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कह दीजिए गाय, तो गाय क्या हो गई, सभी, हम कह दीजिए कि काली गाय, कामधेनु गाय, ठीक, हम कह दीजिए पर्वत, पर्वत मतलब सभी पर्वत, हम कह दीजिए नीलगिरी न, विंध्याचल, कह दीजिए हम हिमालय, केटू, कंचनजंगा, ऐसा ऐसा नाम ले लिए जो एक नाम एक विशेष का बोध कराता है, वही क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर जो साथ में अपने समूह का, अपने साथ का, सभी का बोध करा दे, एक समाज, एक मतलब एक वर्ग का बोध करा दे, एक जाति का बोध करा दे, वही क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इसी में देखिए आगे पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम जैसे समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम। फिर इसी क्रम में देखेंगे हम पर्वतों के नाम, अभी बोले ना पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, ठीक, ये सब क्या है, महीनों और दिनों के नाम, देखिए दिनों के नाम, अगर दिनों में जाएंगे सोमवार बुधवार मंगलवार, ठीक, ये दिनों के नाम। फिर इसके बाद है महीनों के नाम, जनवरी फरवरी अप्रैल मई, ठीक, महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक, महीनों के नाम। ठीक है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, आज किसमें है, जैसे बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन का युद्ध, आज किसके हैं, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात समझ में आई, किसी भी एक नाम का, एक व्यक्ति मतलब एक सिंगल का अगर बोध करा दे, एक व्यक्ति का बोध करा दे, एक विशेष का बोध करा दे, वही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक नाम का, जैसे अपना नाम फला मेरा नाम है, तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं, ठीक। एक किसी का नाम ले लीजिए आप सिंगल, तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे राम श्याम न, शंकर, ठीक, और अनेक जितने नाम होते हैं जो सिंगल होता है, सिंगल पर्सन, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, इसके बाद दूसरी संज्ञा आती है क्या, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा, ठीक,
जातिवाचक मतलब एक अपनी जाति का बोध करा देता है। ठीक, अपनी जात, जैसे गाय, तो गाय जितने संसार में उसी जात का गाय, ये गाय नहीं, ये जात नहीं कि जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जाति है ना, शेर, शेर एक जात है। उसी में हम अगर उसको डिफाइन अलग अलग करते चलेंगे तो व्यक्तिवाचक। जैसे पहाड़, पहाड़ एक जात होता है। पहाड़ एक मतलब संसार में जितने पहाड़ हैं सब क्या होते हैं, जिसमें पत्थर होता है वो सब क्या होते हैं, पहाड़। नदी, जो पानी बह रहा है उसको नदी कहते हैं। ठीक, नदी कहेंगे तो आप सोचेंगे नदी मतलब जैसा पानी बह रहा है वही नदी है, लेकिन हम कह दीजिए गंगा नदी, तो गंगा नदी आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत, जो मतलब गौमुखी से निकलकर कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, बनारस होते हुए निकल जाती है, बिहार होते हुए। ठीक है, तो उस नदी का बोध, जैसे यमुना नदी, यमुना मतलब एक विशेष नदी, नर्मदा, घाघरा, ठीक, गोदावरी, गंडक। तो ऐसे हम जब बात करेंगे एक नदी विशेष का, तो उस एक विशेष का एक बोध होता है व्यक्तिवाचक, एक अपने परिवार और अपने मतलब उसमें बोध करा दे कि एक ही नाम, एक ही शब्द से पूरा जान जाए आप कि हाँ इसी का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अभी उदाहरण आएगा आपको समझ में आ जाएगा। जिन शब्दों में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा मतलब नाम, जिस नाम से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्ति का बोध हो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती। जिस नाम से, एक नाम से एक, जैसे पर्वत कह दिए, पर्वत नाम हो गया, तो पहाड़ कह दीजिए, पहाड़ नाम है, तो उस पहाड़ से सब संसार में जितने पहाड़ हैं सब जान जाएंगे। आप एक पत्थर से बना हुआ ऊंचा ऊंचा रहता है उसको पहाड़ कह देते। हम कहते हैं समुद्र, तो समुद्र कह दिए, तो जितना संसार में समुद्र है सब समुद्र का बोध होगा, तो जात हो जाएगी। हम कह दीजिए महासागर, तो व्यक्ति हो जाएगा, एक नाम विशेष ले लिए, ठीक, व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन हम समुद्र कह दीजिए, एक एक मतलब एक विशेष प्रकार के, एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम, ऐसा शब्द, ऐसी संज्ञा, ठीक, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, बात समझ में आई। देखिए, ऐसे शब्द जिससे एक ही प्रकार की वस्तु और या अथवा डाल लीजिए, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो। जैसे उदाहरण देखिए, जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़की। देखिए उदाहरण में देखेंगे आप, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है संज्ञा से। उदाहरण देखिए, लड़का, लड़की, ठीक, वकील, गाय, कुत्ता, ठीक, नदी, पहाड़। देखिए, नदी, पहाड़, मनुष्य, नदी, पहाड़, मनुष्य, एक ही जात का बोध करा रहा है, एक ही प्रकार की वस्तु। अब नदी कह दिए तो संसार में जितनी नदी है सब नदी आ जाएगी।
हम कह दीजिए गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक चला जाएगा। हम कह दिए यमुना नदी तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। हम कह दिए नर्मदा तो व्यक्तिवाचक, गोदावरी व्यक्तिवाचक, उसी कह दिए नदी तो नदी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक, व्याकरण में कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ नहीं समझ में आया। जैसे गांव, बकरी, पर्वत, सुंदर, न गरीब, गरीब पूछता है गरीब, गरीबी दे दिया तब भाववाचक गरीब, सुंदर, सुंदर जितने हैं सब जातिवाचक में चले जाएंगे। ठीक, सुंदर, पहाड़, पहाड़ हो गया। फिर इसके बाद उदाहरण में देखेंगे आप, पशु, पक्षी, मंत्री। देखिए मंत्री, जितने मंत्री होते हैं सब किस में जाएंगे, जातिवाचक में। ठीक, राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक, प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रधान मंत्री, ठीक, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पूछा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठग, चोर, किसमें जाएंगे सब, जातिवाचक। चोर जितने जात होती है चोरों की, ईमानदार, ईमानदारों की जात होती है। ठीक, चोर। फिर इसके बाद पुस्तक, पुस्तक मतलब पुस्तक, सभी पुस्तक आएगी, पुस्तक, ठीक, पुस्तक। फिर इसके बाद है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक, भूकंप पूछा है, भूकंप, ठीक है। 8 सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे हम याद करते हैं इसको। इसको याद करने के लिए आप जान जाइए, देखिए प्रशासनिक पदों के नाम, प्रशासनिक पद, ठीक, प्रशासनिक पदों के नाम, प्रशासनिक पदों के नाम, जितने भी होंगे प्रशासनिक पद, मंत्री, राष्ट्रमंत्री, ठीक, प्रोफेसर, जितना भी है, ठीक है। प्रशासनिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, व्यवसायों के नाम, ठीक, नाम, नाम लीजिए बस, संज्ञा हो गई। ठीक, फिर इसके बाद पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जैसे कह दिए हम कौवा, कौवा कह दीजिए तो उसे पूरे कौवा, कोयल, कोयल मतलब जितने संसार में कोयल सब कोयल। ठीक, कबूतर, कबूतर कह दिए तो सब कबूतर जितने हैं, मोर, मोर मतलब सब जितने संसार के मोर हैं सब किसमें चले जाएंगे, जातिवाचक में। ठीक है, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं, कुर्सी कह दीजिए अगर, कुर्सी, मेज तो किसमें चली जाएगी सब, जाति, वस्तुओं के नाम। ठीक है, वस्तुओं के नाम। फिर आगे है प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक, प्राकृतिक आपदा जो आती, भूकंप, ज्वालामुखी, न बाढ़, सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। फिर इसके बाद तत्वों के नाम, तत्व, तत्वों के नाम। फिर ऐसे ही मतलब मनुष्य जात के नाम किसमें हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए ये सब ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सब किसमें है, जातिवाचक संज्ञा में होता है। दोस्तों समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। धरतीपुत्र फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको शिक्षा के विकास में ये सतत प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कोई छूटने
ऐसा कोई न है जो पढ़ने से छूटने न पाए, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई विद्यार्थी, ऐसे जो पढ़ रहे हैं, जो अभाव में हैं, वो मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में सिर्फ प्रचार के माध्यम से पढ़ाई यही होती है हर जगह, लेकिन पैसा इतना लोग कोचिंग वाले ले रहे हैं कि आप लोग वहाँ जो है पैसा देने में असमर्थ रहते हैं, ठीक। इसलिए इस संस्था से जुड़िए, ठीक। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि ये एक संस्था है जो सभी का उद्धार करना चाहती है, और कुल मिला जुला के आप इससे जुड़ेंगे तो इससे लाभ ही प्राप्त होगा, ये जान लीजिए। तो धरती पुत्र फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें आप लोग सहयोग करिए, बस यही हम चाहते हैं कि इसको सहयोग के माध्यम से आप लोग इसको विकास के रास्ते पे इसको मतलब पथ प्रदर्शक बनिए। एक दूसरे का सहयोग करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो, हिंदी साहित्य से, व्याकरण से, या किसी भी चीज़ से, आप लोग कमेंट के माध्यम से धरती पुत्र फाउंडेशन में आप लोग बताइए कि सर हमको ऐसी समस्या है। हम लोग, हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं, सब एक अच्छे और मतलब समझदार और अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वही चीज़ आप जाके मतलब पैसा देके आप प्राप्त करेंगे। यहाँ वही चीज़ आपको निःशुल्क मिल रही है। पढ़ाई का महत्व हम लोग जानते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय पैसा के अभाव में कोचिंगें नहीं थी, किसी के पास पैसा नहीं था, वो अपना रूम भाड़ा किराया दे के उतना ही प्रयाप्त करते हैं घर वाले कि अगर जिसके पिताजी खेती किसानी से हैं तो कहाँ से पैसा दे पाएगा। इसलिए आप लोग इससे जुड़िए और इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बस यही कहना चाहते हैं। और जहाँ समझ में ना आए उसको आप बताया करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं हो रहा है, यहाँ संस्था में, आपके संस्था में यहाँ से दिक्कत हो रही है। जब आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आप ही नहीं बताएंगे तो ये कौन चीज़ें बताएगा? ये बताइए। समझ में ना आए सारी, सब मिला जुला के आप, मेरा मकसद हम लोगों का ये है कि पढ़ाई, पैसा जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, पढ़ाई ही महत्व होती है। तो आप उसको पढ़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, ठीक। सारी चीज़ें का हल है एक ही, पढ़िए, बस पढ़िए और आगे बढ़िए। नमस्कार मित्रों।